हेलो एवरीवन, आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ ममंग दाई की लिखी हुई पोएम स्मॉल टाउन्स एंड रिवर्स, जो कि कलेक्शन रिवर पोएम्स के अंडर पब्लिश हुई थी। पब्लिशर थे राइटर्स वर्कशॉप कोलकाता 2004। सो टेक्स्ट पे जाने से पहले आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट ममंग दाई, उनका हल्का बैकग्राउंड और हल्का पोएम का भी बैकग्राउंड मैं उसे डिस्कस करना चाहूँगी। सो ममंग दाई एक मॉडर्न इंडियन पोइट है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की। उनका जन्म एक आदि ट्राइबल कम्युनिटी में हुआ था, जो कि अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करता है। और उस टाइम पे क्या हुआ था, कमिंग विद द टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन, कि उन्होंने नोटिस किया अपने टाइम पर कि पॉलिटिकल अनरेस्ट और सफरिंग ऑफ कॉमन पीपल ड्यू टू रिवॉल्ट, क्योंकि उस टाइम देर वॉज रिवॉल्ट गोइंग ऑन बिटवीन स्टेट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट और नेटिव्स के बीच में। तो इस वजह से इंसर्जेंसी क्रिएट हुआ, और ये सारा जो एक्सप्रेशन है उनके पोएम्स में हमें देखने को मिलता है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है वो काफ़ी टाइम से पॉलिटिकल टेंशंस का एक हब था। लाइक इट इज़ नाउ ऑल्सो, बट अभी कम हो गया है। एंड वी कैन सी लाइक आजकल पेपर्स में एंड ऑल दोज थिंग्स। सो देयर वॉज, अभी भी चल ही रहा है वहाँ पर। तो वो टेंशन किसके बीच में था? स्टेट्स के बीच में, सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, एज वेल एज नेटिव्स और माइग्रेंट्स फ्रॉम अदर स्टेट ऑल्सो, अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया ऑल्सो। तो इनके बीच में था। सो जो वॉयलेंट क्लैशेस हो रहे थे बिटवीन द आर्मी, बिटवीन द नेटिव्स, ये सब बहुत मैसिव ब्लडशेड कॉज कर रहे थे, विच इज़ वेरी अनकन्वेंशनल। और यही सब ममंग दाई ने अपने पोएम में बताया गया है। फॉर एग्जाम्पल एक लाइन है पोएम की, जस्ट द अदर डे समवन डाइड। सो इससे वो क्या डिपिक्ट करना चाहती है? इससे वो बताना चाहती है कि ये एक्सप्रेशन है, दैट डेथ जो था वो बहुत फ्रीक्वेंटली वहाँ पे ऑकर कर रहा था, और लाइक कोई नई बात नहीं थी, बहुत कॉमन थी डेथ वहाँ के लिए। लाइक एवरीडे थिंग है वो। एंड ऐसे ही करके उन्होंने अपने पूरे पोएम में ऐसे एक्सप्रेशंस यूज़ किए हैं, और बहुत खूबसूरत तरह से अपने पोएम को लिखा है। एक और एक्सप्रेशन है ड्रेडफुल साइलेंस। सो व्हाट डज दिस सिग्निफाई? ये सिग्निफाई ये करता है कि जब वॉर हुआ, सॉरी, जब रिबिलियंस हो रहे थे, ये लड़ाई चल रही थी, तो उसके बाद यूजुअली ऐसा होता है ना कि स्टेट पे कर्फ्यू वगैरह लगा दिया जाता था। तो वो ड्रेडफुल साइलेंस उसको कन्वे करता है। सो लेट्स गेट इनटू द टेक्स्ट, स्ट्रेट इनटू द टेक्स्ट। स्मॉल टाउन्स ऑलवेज रिमाइंड मी ऑफ डेथ। स्मॉल टाउन है, वहाँ पे क्या होता है, जैसे स्मॉल टाउन है तो फिर वहाँ पे ये होगा कि अगल बगल लाइक उन्हें सब एक दूसरे को जानते होंगे। तो अगर किसी का डेथ हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो दैट इज़ वेरी कॉमन, यू विल गेट टू नो अबाउट दैट। माई होम टाउन लाइज कामली अमिट्स द ट्रीज। उनका होम टाउन कहाँ है? इट इज़ अमिट्स द ट्री, मीन्स ट्रीयों से, पेड़ों से, फॉरेस्ट से घुरा हुआ है। बिकॉज वी नो दिस कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, वो मेजर पार्ट इज़ कवर्ड बाई फॉरेस्ट। सो इट्स ऑब्वियस, इट इज़ ऑलवेज द सेम थ्रू आउट द ईयर। समर में भी सेम होता है, विंटर में भी सेम होता है। नोट इट, समर और विंटर यहाँ पे एक राइम है। ऑल्दो ये जो पोएम उन्होंने लिखा है वो कोई पर्टिकुलर मीटर फॉलो नहीं करता है, पर देर आर सम राइम्स इन दिस पोएम। ये ऑल्सो, ये ऐसे बताया जा सकता है कि अगर ये मीटर फॉलो नहीं करता है तो फिर वो जो कॉलोनिज्म है उसको काइंड ऑफ अमंग द रिजेक्ट कर रही है। शी इज़ राइटिंग बाई हर ओन विदाउट यूजिंग द ब्रिटिश और कॉलोनियल मेथड्स, ऐसे भी हम इसे कह सकते हैं। नेक्स्ट, इट इज़ ऑलवेज द सेम the summer in summer or winter, with dust flying or window howling down the gorge. So यही है इस ब्यूटी की पोएम। ये सब ब्यूटीफुल इमेजरी है। द विंड हाउलिंग, हाउलिंग क्या है? हाउलिंग इज अ क्वालिटी ऑफ डॉग, डॉग हाउल करते हैं, तो यहाँ पे विंड को एक हाउलिंग टाइप से वो किया गया है। वी कैन नॉट से पर्सोनिफाई, बट इट इज़ अ इमेजरी। विंड ब्लो कर रहा है डाउन द गॉर्ज। जस्ट द अदर डे समवन डाइड, जैसे मैंने पहले बताया कि वॉर के वजह से ब्लडशेड हो रहे थे, और ये बहुत कॉमन हो गया था। इन द ड्रेडफुल साइलेंस वी वेप्ट। ड्रेडफुल साइलेंस, एज आई टोल्ड यू, कर्फ्यू एंड ऑल, हम लोग बाहर जा नहीं सकते हैं, हम बाहर जा नहीं सकते हैं, एंड वी कैन नॉट डू एनीथिंग, वी कैन जस्ट क्राई। वेप्ट मीन्स क्राइंग। नेक्स्ट, looking at side wreath of tuberoses. Tuberoses is also a kind of, यहाँ पर it signifies imagery. It is related to world of nature. हाँ, one more thing, that since
जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है इट इज़ कवर्ड विद फॉरेस्ट, तो उनके पोएम्स में बहुत ज़्यादा नेचर का हमें एसेंस मिलता है. सो ऑल दीज थिंग्स आर पार्ट ऑफ इमेजरी, पार्ट ऑफ ब्यूटिफुल वर्ल्ड. Life and death, oh sorry, life and death, only the rituals are permanent. Life and death are again repetitions here. Only the rituals are permanent means so life and death, life comes and goes. लाइक वी बॉर्न, हम जन्म लेते हैं, हम मर जाते हैं, हम जन्म लेते हैं, हम मर जाते हैं, लेकिन क्या परमानेंट रहता है? रिचुअल्स. जो हमारा रिचुअल्स है, जो हम करने के लिए इस दुनिया में आए हैं, लाइक अच्छाई फैलाने के लिए, और वट एवर द रिचुअल्स आर, वट एवर यू कैन थिंक ऑफ, और आर द रिचुअल्स, तो ये सब है परमानेंट है. बिकॉज यही है जो हमारा इंप्रेशन छोड़ के जाता है, छाप छोड़ कर जाता है. बिकॉज नो बडी रिमेंबर्स आप कैसे दिखते थे, या क्या करते थे, या आपके पास कितने पैसे थे. द वन थिंग दैट पीपल रिमेंबर इज वॉट इम्प्रेशन हैव यू लेफ्ट ऑन देम. अगर आप अच्छे थे, पीपल विल रिमेंबर यू. अगर आप बुरे थे, उनके दिमाग में आएगा या दैट पर्सन वॉज दिस, वो अच्छा नहीं था, ये वो, मरने के बाद भी. सो ओनली द रिचुअल्स आर परमानेंट. द रिवर हैज़ अ सोल. यहाँ पे इमॉर्टैलिटी ऑफ रिवर का बताया गया है, रिवर की इमॉर्टैलिटी को बताया गया है. इन द समर इट कट्स थ्रू द लैंड लाइक अ टॉरेंट ऑफ ग्रीफ. तो समर में इट कट्स थ्रू द लैंड लाइक अ टॉरेंट ऑफ ग्रीफ. उसको हेयर अगेन आई कैन से पर्सोनिफिकेशन यूज़ किया गया है, बिकॉज ग्रीफ इज़ अ क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग और रिवर इज लाइक अ नॉन लिविंग थिंग. सो ग्रीफ को रिवर से एसोसिएट किया जा रहा है. दैट मीन्स कि वहाँ यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन यूज़ हो रहा है. समटाइम्स इज अगेन इलिट्रेशन. आई थिंक इट होल्ड्स इट्स ब्रेथ सीकिंग अ लैंड ऑफ फिश एंड स्टार्स. The river has a soul. Again, repetition of first, second, third stanza. It knows stretching past the town, from the top of rain to dry earth. So again, river जो है, that it knows stretching past the town. वो उसे पता है कि कैसे, like for example I can say that I can say this that जो river है उनके town के through बहता है. From the first drop of rain to dry earth. जब रेन फॉल होता है तभी वो रिवर उस टाउन के पास से गुजरता है, जब नहीं रहता तभी, क्योंकि लाइक रिवर का तो अपना पाथ बना हुआ है. सो पानी हो चाहे नहीं हो, इट विल बी देयर. The river knows the immortality of water. Again, the river knows immortality of water. So what does this signifies? That human life में क्या होता है? It is temporary and it is fast fleeting और जल्दी खत्म हो जाएगा. तो स्पीकर क्या कर रही है, ये she is contrasting it, the human life with the permanence of water. जैसे फॉर एग्जांपल जो ट्राइबल रिचुअल थे वो बहुत टाइम से चले आ रहे हैं, एंड द ट्राइबल जो है वो ये सारे रिचुअल्स को अपने जनरेशन वाइज पास डाउन करते जा रहे हैं. इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि सॉर्ट ऑफ परमानेंस इज देयर इन कॉन्ट्रास्ट टू ह्यूमन लाइफ, वो रिचुअल्स वाले में. फिर द स्पीकर ऑल्सो गिव इंस्टेंसेस ऑफ प्रिविलेंट रिचुअल्स. Okay, so mentioning the rituals of placing the dead. Okay, so next we have a shrine of happy pictures marks the day of childhood. Shrine of happy pictures. What is a shrine? Shrine means a temple. So these are memories which stays with us. Or happy pictures ko she is comparing with the temple. Shrine means temple. Makes the days of childhood. Small towns grow with anxiety. So small towns grow with anxiety means if nothing is permanent. Small towns जहाँ पे everything was pacified was slow, लेकिन अब वो कहाँ चले जा रहा है? अब वो जा रहा है fast forward हो रहा है, and nothing will be permanent. And आज जो है वो कल change हो जाएगा. Grows with anxiety for the future. The dead are placed pointing west means so dead bodies. हाँ, again this is a ritual. जैसे मैंने बताया कि the dead are placed with their heads pointing westward. क्यों? Because since we are Indian, so we can relate with this line a lot, because ऐसा होता है in the death rituals. The dead are placed, उनका जो सर होता है that is on west side. Why? There is a saying or there is a, we can say that ऐसा माना जाता है that when their soul rises they can walk towards the golden east, meaning heaven.
when the soul rises, it will walk into the golden east, into the house of the sun. House of the sun, God, we can say. So this is the thing. In the cool bamboo, restored in sunlight, life matters like this. In small towns by the river, we all want to walk with gods. So coming here, I will explain again. So what does she celebrate? वो इस पोएम से क्या सेलिब्रेट करना चाहती है? She wants to celebrate rich culture and rituals of Northeast, like I have told you here, the rituals of the dead and all those things. स्पीकर जो है वो फीलिंग ऑफ लैमेंट मीन्स फीलिंग ऑफ ग्रीफ वो बताती है थ्रू दिस रिचुअल. एंड वो सब क्या हो रहा है कि वो मॉडर्नाइजेशन की वजह से ख़त्म हो रहा है. एज वी हैव सीन इन दीज लाइन्स, as I explained you, small towns grow with anxiety for the future. मॉडर्नाइजेशन की वजह से शी इज़ शोइंग अ ग्रीफ कि ये जल्दी ही ख़त्म होने जा रहा है. सो पोएटिस जो है वो शी ट्राइज टू सिक्योर मीन्स वो उसको सिक्योर करना चाहती है वो रिचुअल को अगेंस्ट द फ्लीटिंग टाइम. सो इन दिस ये फ्लीटिंग टाइम जो जो टाइम है वो फ्लीट कर रहा है. सो what is the thing that will keep that ritual or that memory permanent? That is the happy pictures, a shrine of happy pictures. That's why वो जो happy pictures है वो shrine से compare किया गया है. So नॉर्थ ईस्ट ट्राइबल कम्युनिटी है वो बहुत टाइम से ओरल कल्चर फॉलो कर रहे हैं जिसमें मिथ, फोकलोर्स, कन्वेक्शन, बिलीफ इट इज़ पास डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. एंड दाई ऑल्सो ट्राइज टू रिकॉल, वी कैन से दैट वो because this poem is kind of a little personal, so we can like associate Dai with this poem. So वो ये सब modernization की वजह से and all these things की वजह से जो rituals है जो ख़त्म होते जा रहे हैं, तो दाई ममंग दाई वो ये सब मेमोरीज को रिकॉल करती है कि हाउ लाइक श्राइन ऑफ हैप्पी पिक्चर्स एंड ट्राई टू मेक हर मेमोरी परमानेंट बाय गिविंग इट रिटन फॉर्म. ये जो पोएम है इसके थ्रू वो एक रिटन फॉर्म, like it is a written form through which her poem will be permanent and endless even though modernization occurs, because of obviously modernization ho gaya and we are still reading this. So it is kind of like a permanent. Okay, so next वो और एक चीज़ contrast कर रही है nature and human life with eternity, as we can see the immortality of water. ह्यूमन का जो डेथ है दैट इज़ वेरी फ्रीक्वेंट, लेकिन वाटर दैट इज इमॉर्टल. जो ह्यूमन वर्ल्ड है दैट द ह्यूमन वर्ल्ड इट इज़ मार्क्ड बाय ग्रीफ, सैडनेस, लेकिन नेचुरल वर्ल्ड क्या है? इट इज़ फिल ऑफ विगर. विगर मीन्स एनर्जी एंड मूवमेंट, लाइक रिवर कंटिन्यू फ्लो कर रहे हैं एंड ऑल दोज थिंग्स. एंड ये सब चीज़ को एंड one more thing, the human the human civilization is now at unrest, war चल रहे हैं, bloodshed हो रहे हैं, लेकिन ये contrast करती है किससे? the first answer जहाँ पे हमने देखा कि my hometown lies calmly amidst the tree, means कि इतना unrest के situation में भी उनका जो hometown है वो calmly means शांति से trees forest के बीच में है. so it contrasts human life with immortality of nature, so it shows how nature is beautiful. So one more thing, now according to I have read in some research papers that Adi tribe जो है वो just like Wordsworth ये philosophy of pantheism में belong करते हैं, means definition identification of God with the universe. ये almost बहुत सारे tribe और religion में होता है, in fact अभी भी. I cannot recall the name but I have heard of this thing. So for them जो nature होता है, world of nature was not dead but alive with spirits. Thus they worship the mountains. इसलिए वो tribes अक्सर आपने देखा होगा कि जो tribal people है वो mountains, rivers और trees को worship करते हैं because of this only. And Dai has also herself confessed in interviews of course that nature is a living presence with which one we can connect. And ये भी एक देखा जा सकता है a kind of allusion to Australian aborigines folklores about the creation of universe. We can relate it with like Wild Lemons because David Malouf की जो poem Wild Lemons, here he has somewhat discussed all these things, so we can say that. Next is, yes, so I think I have explained all these things that river has a soul, means the river, the nature, the world of nature also responds like
to the happening of life. Again, it is personification, of course. Soul is a human quality. Soul is a human quality, and um, sorry, soul is a human quality, and it is associated with human life. So, and river is a non-living thing, and that's why it can be personified with that. Okay, so suffering of human world is due to urgency. I already explained this by the natural world, which cuts the land through which cuts. Okay, the insurgency is echoed in the natural world by the river which cuts through the land like a torrent of grief. Okay, the जो culture जो fade हो रहा है, tradition and all those things, it saddens. Okay, so all those things are there. I hope you understand this poem. And yes, one more line. Sometimes I think it holds breath seeking a land of fish and stars. So this line, land of fish and star, refers to river's desire to speak, to escape into a mythical land. Okay, so जब यूनिवर्स बना था, that was purely pure, मतलब everything was pure. लेकिन अब क्या हो रहा है? अब everything is like defamed, I guess so, and कुछ भी सही नहीं है. So river का desire है that it escapes into a mythical land. So I think I explained about while reading the poem that stands alliteration, personification, all these things are used in this poem. Also the rhyming, the imagery. Okay, so all these things are there. Okay, let me see if there is anything else in this poem. Okay, so I guess that's it for the poem. Okay, some more literary devices are there that are used in this poem. So we can just note it down that in lines 2, paradox is used, monotony is used. Monotony is like it is a literary device in which जो भी चीज़ जैसा होता है उसको वैसा नहीं डिपिक्ट करके किसी और चीज़ के हेल्प से उसे डिपिक्ट किया जाता है. देन देयर इज़ पर्सनल मेटाफोर, ऑफ कोर्स. ममंग दाई ने अपने लाइफ से रिलेट करके ये पोएम लिखा है. देन यू हैव इंजैममेंट, एपिग्राफ इज देयर, थर्ड लाइन पे सिमिली भी यूज़ हुआ है, रिफ्रेन इन फिफ्थ लाइन, illiteration I have explained all those things. Okay, and line count is also irregular. There is no specific rhyme scheme. Rhyme of the poem is monotonous. I explained you like summer and winter like this. The poem is slant lines, you can say this. Oh no, it cannot be said as slant lines. Slant rhymes. Okay, so that's it for the poem, guys. I hope you liked it. If you have any doubt, please ping me or please leave it in the description box. I hope you like this video. If I have said anything wrong, मैंने कुछ गलत बोला या कुछ to the point नहीं बोला, so please feel free to correct me, and please